मैं कुछ अपने क्षेत्र की बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण जो पिछले 10-20 सालों से हम लड़ते आ रहे हैं और कहीं न कहीं उसका शिकार बनते आ रहे हैं, उस चीज के समाधान के लिए हम सर्व आदिवासी समाज की ओर से निर्णय लिया है और उस चीज को आप सबको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो हमारे क्षेत्र में जितने भी कानून लागू हुए, जनजाति सलाहकार परिषद की कार्य प्रणाली में बदलाव, जनजाति की सलाहकार परिषद अभी क्या है जिला स्तर पर जिला पंचायत, वैसे ट्राइबल क्षेत्र में क्या होता है जनजाति सलाहकार परिषद, मतलब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। जैसे हमारे क्षेत्र में विधानसभा का या फिर लोकसभा का जो भी कानून लागू करना है तो सबसे पहले किसको पूछेंगे, हमारे क्षेत्र के लोगों को, उस जनजाति सलाहकार परिषद को पूछेंगे ये जो कानून आपके क्षेत्र में हम लागू कर रहे हैं वो कहीं आपके लिए आपके सांस्कृतिक विरासत को हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं है, आपके लिए घातक तो नहीं है, आपके लिए संस्कृति के अनुरूप विपरीत तो नहीं है। ऐसा सारा चीज को देखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी कानून तथा कैबिनेट के निर्णय को बस्तर में लागू करने से पहले जनजाति सलाहकार परिषद टीएससी द्वारा बारीकी से जांच किया जाए, वहां की रीति नीति परंपरा के अनुसार है कि नहीं, उनको 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जितने भी प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप बदलाव करके ही लागू किया जाए, ताकि हम सीधे लागू कर देंगे तो मान लो उस 1900 दशक में 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति आई, इस क्षेत्र के जितने भी कानून थे उसको शिथिल किया गया, शिथिल करने के बाद पूरा बाजारवाद घुस गया। चौबूझमार हम नहीं देखे थे, जो बाहरी व्यक्ति एक जमाने में गांव में जाकर के नहीं रुक सकता था, उसको बहुत डर लगती थी क्योंकि गांव वाले का दबदबा है ना। तो उस क्षेत्र में गांव वाले जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में गांव शहरी प्रशासनिक लोग भी रुकने के लिए डरते थे। तो इस पेड़ का हमारे सुरक्षा के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की हम मांग करते हैं, ताकि हमारे संस्कृति, हमारे शिक्षा, हमारे जो व्यवस्थाओं का संरक्षण हो और हम एक आदिवासी कहने के लायक हो। यदि हम हमारे व्यवस्थाओं को नहीं बचाएंगे, संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस नहीं मना पाएंगे। क्यों? हमारा पहचान क्यों है आदिवासी? हमारी संस्कृति से, हमारा पहनावा से, हमारा भाषा से है कि नहीं? तो इन चीजों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कितने लोग सहमत हो, हाथ खड़े करेंगे? ठीक है, बुढ़ाल पे भी और वहाँ के जो परंपरा, वहाँ के जो संप्रदाय सुरक्षित हो। मैं मोटा चीजों को ही बताऊंगा, उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। उसके बाद भूमाफिया नियंत्रण अधिनियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भूमाफिया कि बाहरी लोग हमारे जो जमीनों को खरीदते हैं उसके लिए एक कानून बनाया जाए ताकि इस आदिवासी की जमीन भी ना बिके। होना चाहिए कि ज्यादा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति घटक, ये जो अनुसूचित जनजाति घटक आज के समय में बोल रहे हैं, ये मतलब आदिवासी क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट है, आदिवासी उप योजना बोलते हैं उसको, ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद पेशा कानून नियम का नोडल विभाग पंचायत विभाग की जगह आदिवासी विकास शाखा को बनाया गया। लगभग पिछले 25 मई को एक जजमेंट आया था, छत्तीसगढ़ शासन के एक नोटिस निकला था कि वन विभाग का नोडल एजेंसी नहीं, वन अधिकार मान्यता कानून का नोडल एजेंसी हम वन विभाग को करते हैं, ऐसे करके छत्तीसगढ़ शासन के एक नोटिस निकला। नोडल एजेंसी ना पहले किस कहा था, जन आदिवासी शाखा, तो उसी तर्ज पर है पेशा कानून का नोडल एजेंसी आदिवासी विभाग को हमको बनाया जाना चाहिए। अगर हम दूसरे विभाग को देते हैं तो हमारे हित के अनुरूप वो काम नहीं करेंगे, इसलिए नोडल एजेंसी की हम मांग करते हैं। उसके बाद तेतुपत्ता और बांस की बिक्री के अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? मेहनत कौन करता है? गांव वाला। जंगल कौन जाता है? गांव वाला। और बांधता कौन है? गांव वाला। डोरी इकट्ठा कौन करता है? गांव वाला। और बेचने कौन ले जाता है? गांव वाला। सब चीज हम ही लोग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग क्या खाने
ये शोषण है कि नहीं लगा? इस चीज को हमको मंथन करना चाहिए। अभी इस बार हम लोग तोड़े तेंदुपत्ता, तो केवल 2 दिन तोड़े, बहुत सारे गांव में बहुत लोगों के पास तेंदुपत्ता बच गया, उन लोग इतना मेहनत करने के बाद फेंक दिए। ये हमारे साथ शोषण है, हमारे साथ अत्याचार है, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। ग्राम सभा में प्रस्ताव, हर ग्राम सभा में प्रस्ताव लेना चाहिए। उसके बाद हमारे क्षेत्र के विधायक है उसको बोलना चाहिए कि आप इस चीज को हमको अधिकार दो, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और इसका रेट कौन तय कर रहा है? सरकार कर रहा है। मेहनत कौन कर रहा है? गांव वाला कर रहा है। जो मेहनत करता है उसको रेट तय करना चाहिए, लेकिन हमारा रेट कौन तय कर रहा है? दूसरे कर रहा है। इसलिए हम क्या है, आज आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए ही कमजोर है। उसके बाद गौड़ खनिज की बिक्री भी किसको देना चाहिए? गौड़ खनिज, रेत, गिट्टी से लेकर वो भी ग्राम सभा को देना चाहिए। ये कहाँ मिलते हैं? आपके गांव में मिलते हैं, आपके गांव में मिलते हैं ना। जैसे हमको रोड बनाना है तो कहां से ले जाते हैं? गांव से। तो गांव से ले जाते हैं तो उस ग्राम सभा को रॉयल्टी मिलना चाहिए। वो कहां जमा होता है? डीएमएफ, सरपंच वहां पर सुने हुए है ना, डीएमएफ फंड में वहां जमा होता है पैसा। जबकि उस गांव का है, उस गांव के पूरे लोग, दादा पटेल उस गांव को सीमांकन करके हजारों साल से बैठा है, तो उसको मिलना चाहिए मालिकाना, लेकिन हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इस चीज को हमको करना चाहिए। और एक चीज है, बस्तर संभाग का एक ज्वलंत मुद्दा है निजीकरण। एनएमडीसी के लिए लोग सुने हैं? नगरनार स्टील प्लांट कितने सुने हैं? तो ये जो बस्तर में संचालित किसी भी शासकीय कंपनी का निजीकरण नहीं किया जाए। अगर निजीकरण किया जाएगा तो हमारे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास सारे चीज होंगे। एनएमडीसी पूरा निजीकरण हो गया, नगरनार स्टील प्लांट आपका निजीकरण हो गया, आपका स्कूल निजीकरण हो रहा है। आपको भले नहीं पता होगा, अभी कुछ दिन पहले एक युक्तिकरण का एक मामला निकला है आपके गांव में। क्या हुआ है? स्कूल बंद हो रही है। जिस स्कूल में 60 बच्चे कम मतलब 60% से बच्चे कम है, उस स्कूल को रद्द कर रहे हैं। अगर हम स्कूलों को बंद करेंगे तो क्या वो बच्चे 1-2 किलोमीटर जाकर के पढ़ाई कर पाएंगे? आज के जमाने में नहीं कर पाएंगे। हमारे दादा लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाकर के पढ़ाई की, थोड़ा धान कम जाके हम लोगों को पढ़ाया है ना। तो आपके स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है, और पूंजीपति वर्ग को ये जो इस निजीकरण को देने की ये है। जिनके पास पैसा है, जो नौकरी पेशा में, उन्हीं के बच्चे क्या करेंगे? पढ़ पाएंगे। उन्हीं के बच्चे लोकसभा, विधानसभा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, अच्छे पोस्ट में जा पाएंगे। हमारे बच्चे गांव तक ही सीमित रहेंगे। तो इन सारी चीजों पर रोक होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए भी हमको कहां प्रस्ताव पारित करना है? आपके सदन में, ग्राम सभा में। उसके बाद ग्राम सभा को कार्य एजेंसी के रूप में मान्यता दिया जाए। ग्राम सभा को निर्णय के लिए आए, ग्राम सभा में गांव के मतदाता। लेकिन अभी वर्तमान में कार्य एजेंसी कौन है? पंचायत। पंचायत को चलाने वाले कौन होते हैं? वो गांव के ही गांव, आपके मतदाता सूची के अंदर है क्या? नहीं है। इसलिए गांव के लोग ही, गांव का ही सचिव होना चाहिए, और उसको दूसरे को देने के बजाय गांव वाले वो जो दोनों समिति में बताया, एक योजना प्रबंधन समिति, वो पूरे रेवेन्यू क्षेत्र का, पूरे पारंपरिक सीमा का, आपके गांव का क्या करेगा? संचालन करेगा, शासन करेगा। वैसे ही जहां जहां से सीएफ सामुदायिक अधिकार पत्र मिले हैं, वहां पर क्या करेंगे? वहां सीएफआरसी बना है, वन प्रबंधन समिति, वो पूरे जंगल का प्रबंधन करेंगे। जैसे अभी कौन करता है? जेफएमसी ना, फॉरेस्ट विभाग करता है। वैसे आप ये जो समिति आने के बाद, ये कानून आने के बाद, वो जो जेफएमसी है उसमें फील्ड गार्ड सचिव है और 15 लोग गांव के सदस्य हैं। केवल जिस समय पैसा निकाल कर आते हैं उसी समय गांव वाले को पूछते हैं, बाकी समय नहीं पूछते। उसी के तहत बहुत सारे क्षेत्र में क्या मिला है? टेबल दे दिए होंगे, माइक दे दिए होंगे, या फिर पार्टी करा दिए होंगे। ऐसा
हुआ है, तो वो कहाँ का पैसा है? आपके गांव का। आप जो एक सेवा देते हैं दादा, क्या चिड़ै चिरकुट को एक सेवा देते हैं हर साल, इनको हमारे दादाओं को पता है, तो उसका जो 20% राशि कहाँ जमा होता है? उसी में जेपीएमसी में बीट एरिया वाला, वो बहुत सारे गांव का एक समिति रहता है, उस समिति का जो राशि अभी सीधे सीधे कहाँ डालना है? सामुदायिक सीएफआर से। उसके बाद ग्राम सभा के सचिव की जिम्मेदारी गांव के ही व्यक्ति को दी जाए, क्योंकि बाहर का व्यक्ति होता है, ग्राम सभा का नहीं होता है ना। सचिव अभी खालिपुर पंचायत में कहाँ से है? बाहर से ही होंगे। हमको गांव को चलाने के लिए सही समय पर हर समय सचिव की जरूरत होता है, तो हम बार बार फोन करते रहते हैं। किसी को राशन कार्ड बनाना है, सचिव को किस काम बुलाने जाओ, किसी को आधार कार्ड बनाना है, सचिव को कांकेर बुलाने जाओ, तो बहुत दिक्कत होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हमको छत्तीसगढ़ शासन से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसको प्रस्ताव कहाँ करेंगे? ग्राम सभा में। तो ये जो हमारे बस्तर संभाग के बहुत सारी चीजें हैं, बिहार देता। इसके बाद अंत में मैं यही रखना चाहूंगा कि वन अधिकार मान्यता कानून 2006 की कुछ मोटा मोटा चीजों को रखना चाहूंगा, क्योंकि बुढ़ाल देता ये जो एक अधिकार है आपके गांव को सुरक्षित करेगा, और भारत ने केवल एक ही ऐसे कानून है आपके जल जंगल जमीन का अधिकार आपको देता है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि हजारों साल पहले इस गांव में कौन थे? हम। अंग्रेज भी बाद में, मुगल भी बाद में आए ना। अंग्रेज मुगल से बड़ा कौन है? हमारे गांव के दादा। वो हजारों साल से इस गांव में लाटा बूटा को काट करके बसाया, गांव का सीमा निर्धारित किया। तो उस समय उनको उनके गांव के अधिकार पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। मान लो अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपका रेवेन्यू का है, आपके घर का एक जमीन है, उसका क्या है आपके पास? पट्टा बोलते हैं ना, उसमें लिखा रहता है भूस्वामी ना। देख लेना पट्टा जाकर घर में अपने घर का। अगर उस पट्टा को आपको ना दिया जाए तो आप क्या कर लेंगे उस जमीन को? क्या वो जमीन आपका है? नहीं है। आपको कभी भी बेदखल कर सकते हैं, है कि नहीं करते? तो वैसे ही एक और आता है व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, जिसको भी पट्टा बोलते हैं, है ना, नौटो वगैरह। उसके तहत क्या मिला है आपको? व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र। उसका भी क्या मिला है आपको? केवल एक प्रमाण पत्र, कागज मिला है। तो उस जमीन के आप क्या हैं? मालिक हैं। आज के दौर की लड़ाई क्या है? कागज और कलम की। और आजादी से पहले की लड़ाई क्या है? तीर धनुष का था, लेकिन आज की लड़ाई कागज और कलम की है। तो उसी के तहत उस समय में हमारे लोगों को मान्यता नहीं दी। गांव में उनका जो अधिकार था, अंग्रेज बाहर से आए, बाद में आए, फिर मुगल बाद में आए, उससे हजारों साल पहले हमारे गांव गया था, उस गांव को संचालित करते थे। तो वहां पर आकर के अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जंगल को खत्म करने के लिए, इस क्षेत्र में जंगल को विदोहन करने के लिए। तो कानून बना करके पूरे क्षेत्र को, हमारे जो जल जंगल जमीन थे उसको काट के व्यापार करते थे। ब्रिटिश शासन जिसको बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम बनाकर यहाँ के जितने भी संसाधन है उसको विदेश ले जाते थे। तो लगभग हमको कम से कम 2 से 3 पीढ़ी तक हम लोगों को उपेक्षित किया जंगल के मामले में। हम बोलते रहे, और इसी जंगल को बचाने के लिए ये जो देख रहे हैं, ये कौन है? बिरसा मुंडा इसी जल जंगल जमीन के खिलाफ आवाज उठाई, क्रांति छेड़ी, जिसके तहत हमारे लोगों को जमीनें मिली थोड़ा बहुत। 1959 में रेवेन्यू का कानून आया। काफी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, तब जाकर देश के संसद को एहसास हुआ कि हम उस क्षेत्र के आदिवासी जनजाति लोगों के साथ, वहां पर रहने वाले
अन्य परंपरागत जो नाम व्यवस्था में आते हैं बारात बिरादरी के लोगों के साथ हमने क्या किया है, अन्याय किया है। जबकि उनको अधिकार दे देना चाहिए था, लेकिन सरकारें नहीं दी। तो 2013 में देश के संसद ने माफी मांगते हुए क्या कहा कि आप लोगों के साथ हम ऐतिहासिक अन्याय किए हैं, ऐतिहासिक अन्याय किए हैं, हम लोगों से गलती हुई। और देश का सबसे पहला ऐसा कानून है जो देश के जितने भी सांसद लोग थे, जो देश लोकसभा में सांसद थे, उन लोग माफी मांगे जनता से। माफी मांगते हुए 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून लाए, जिसका नाम क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता 2006, नियम 2007। इस कानून को कब लागू किए, 2006 में, और इसके नियम कब बना, 7 में, और 2012 में इसका संशोधित नियम बना। 2006 और 2025 कितने वर्ष हुआ, कितना वर्ष हुआ, कितना वर्ष हुआ, लगभग 22 साल हुआ। सारे गांव के लोगों को उनके गांव का अधिकार मिल जाना चाहिए था। किसका, उनका जो पारंपरिक सीमा का, बीट सीमा का नहीं बोल रहा हूं, बीट सीमा, पारंपरिक सीमा का अधिकार पत्र मिल जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी गांव को, छत्तीसगढ़ में लगभग 4000 गांवों को ही मिला है, बाकी पूरे गांव इस अधिकार पत्र से वंचित है, उनको नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं न कहीं कानून की गलत जानकारी की वजह से उन लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे गांव में लोग लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि सदियों से उस गांव में पान लकड़ी से लेकर चूही से लेकर धतूर तोड़ने के लिए सारा चीज, एक दूसरे गांव में हम जाते हैं, लेन देन सब चीज करते हैं। तो जब से ये जो कानून आई, वहां एक चीज को पकड़े हैं, बीट के हिसाब से हमारे गांव का अधिकार पत्र मिलेगा, ऐसा करके उनको हमारे ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने इस कानून को नहीं पढ़ने की वजह से गांव वालों को गलत जानकारी दी, जिसके चलते गांव वाले आपस में आज पूरे छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं। तो हमको कानून को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हम बोलेंगे कि आपकी शादी हो रहा है, आपके गांव में शादी हो रहा है, हम क्या नहीं देंगे, आपको बड़वा का डंठल हम नहीं देंगे, या फिर आपके शादी में जो सगा आएंगे उसके लिए खाना बनाने के लिए आपको हम लकड़ी नहीं देंगे, ऐसा बोलेंगे तो क्या बनेगा? क्या आपका शादी संपन्न हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये इस चीजों को बचाने के लिए हमको वन अधिकार मान्यता कानून के तहत अपने अपने पारंपरिक सीमा का सीमांकन करना चाहिए, ताकि आपका जल जमीन सुरक्षित हो, आपका जो सामुदायिक वन संसाधन सुरक्षित हो। तो इस चीज को हमको गंभीरता से हमारे जो पढ़े लिखे युवतियों को आगे आकर काम करना चाहिए, और समाज में भी इसका मंथन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे जो पुरखों के बलिदान की वजह से, उनके लहू की वजह से हमको ये अधिकार पत्र मिल पाया है। ये जो कानून पारित हुआ है हमारे लिए, इस कानून को पारित करने के लिए हजारों पुरखों ने बलिदान की है, जिसकी वजह से हम आज इस जगह पर हैं और एक कानून पारित भी हुआ है। आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे। प्रशासन देना नहीं देती, अधिकार पहले से आपका है और आपका था। सरकारें पैदा नहीं हुई थी उस समय से, आप उस गांव में रहते थे, केवल अधिकारी आपको मान्यता देगा कि वो वहां से वहां तक रहते थे, और उसको मैं लिखित तौर से मान्यता करता हूं, और उस गांव में उनका शासन चलेगा, उनको कोई दूसरे प्रशासन स्तर पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो अपने गांव में एक नारा सुने हैं, मावा नाटे मावा राज, तो इसी चीज को बोल रहे हैं, को अपने गांव में अपना ही शासन चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबने मुझे आपके क्षेत्र खाले ब्रह्मण्य में बोलने का अवसर प्रदान किए। मैं आप सबका आभारी हूँ, और आप सबसे मैं, अगर मेरे शब्दों में, मेरे वक्तव्य में कहीं गलती हुआ हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जोहार आप सबको।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आंकला